कहाँ तक कल पढ़ लिए थे हम लोग? ठोसों का वैद्युत गुण शुरू किए थे ना। उसमें क्या आपने पढ़ा था कि वैद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों के 3 प्रकार होते हैं। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। हेडिंग में कुछ लिखवाए थे तो पहली हेडिंग लिखो आज। पहली हेडिंग चालक। चालक हो गया तो लिखो ऐसे पदार्थ हो गया जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आसानी से होता है। हो गया बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आसानी से होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो सीधा सीधा बताना है जो विद्युत धारा का प्रवाह है बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आसानी से होगा, अर्थात कोई रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो पदार्थ हमारे पास है वो तो विद्युत का सुचालक नहीं है, लेकिन जब उसने किसी से क्रिया किया तो एक ऐसा यौगिक बना दिया जिसमें आयन पाए जाने लगे, आयन पाए जाने के कारण वो सुचालक हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन के बाद वो सुचालक हुआ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। चालक पदार्थ वही पदार्थ होंगे जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता। ठीक है ना, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन हुआ तब तो काम उल्टा हो गया। हो जाएगा। अब लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके, चालक पदार्थों की चालकता, चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक, चालकता बहुत अधिक, जबकि प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अब देखो, क्योंकि ठोस पदार्थों में होता क्या है, नीचे पहले सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख दो। सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सभी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। हो गया।
विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, इनकी चालकता की कोटि, इनकी चालकता की कोटि इनकी चालकता की कोटि 10⁶ से 10⁸ ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1, ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1 हो गया ना? होती है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 10⁶ से 10⁸ ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1 होती है। हो गया ना? तो अभी हमने बताया सभी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो धात्विक तारों से ही होती है। जैसे एल्यूमिनियम से केबल बनता है, ये वायर जो हमारा होता है एल्यूमिनियम के तार से भी बनता है, जो सस्ता होता है। दुकानदार के पास जाओगे तो कहेगा ये सस्ता है, इसको ले जाएंगे जल्दी खराब हो जाएगा। तुमको कहता है ये 2 रुपये मीटर ज्यादा है, लेकिन ये कॉपर वायर है, इसको ले जाइए, ज्यादा दिन तक चलेगा। चलेगा? तो कॉपर भी धातु, एल्यूमिनियम भी धातु है कि नहीं है? सामान्य रूप से वायरिंग में तो हमारी यही 2 चीजें प्रयोग होती हैं। घर की वायरिंग में, अंदर की वायरिंग में कॉपर वायर लगाते हैं, बाहर जो हम केबल लाते हैं वो कैसा होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है? तो अब सोचो उनमें धारा प्रवाह होता कैसे है? धातुओं में धारा प्रवाह इतना आसानी से कैसे होता है? धारा प्रवाह कैसे होता है पहले ये सोचो। धारा प्रवाह तब होता है जब आयन चलते हैं। कौन चलते हैं? आयन। जब आयन चलेंगे तो ऋणायनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ये हमारा रूल है। इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी धारा प्रवाह होगा। तो इसका मतलब क्या पहले इलेक्ट्रॉन सोए रहते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन सोए रहते हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब तो धारा हमेशा बहनी चाहिए, तब बहनी चाहिए। ऐसे हमेशा तार में धारा बहनी चाहिए, पंखा हमेशा चलना चाहिए, लाइट आए चलना है, चलना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा गतिशील है। ये तार जो भी देख रहे हो ना, इसके इलेक्ट्रॉन अभी भी चल रहे होंगे। जितने वेग से लाइट आने पर चलते हैं उतने वेग से अभी चल रहे होंगे। क्यों नहीं धारा बह रही है? क्यों नहीं पंखा चल रहा है? अभी फिजिक्स में एक चीज पढ़ोगे तुम, विस्तार पूर्वक वहां पे पढ़ोगे, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा जब ठोसों का प्रकार सबसे शुरू में, तो वहां पे हमने तुमको धात्विक ठोस पढ़ाया। धात्विक ठोस, धात्विक ठोसों में हमने बताया था, क्या बताया था कि इसमें धात्विक बंध होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन तैरते हैं। ठीक है? लेकिन वास्तव में धनायन तो तैरते नहीं, धनायन स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन तैरते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में मानो धनायन तैर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र बना उसमें तैरने लगे, वो गोता लगाने लगे, ऐसा नहीं होता। बस ये एक कहावत है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन तैरते हैं। होता क्या है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो कैसी प्रवृत्ति रखती हैं? धनायन बनाने की। धातुएं धनायन कैसे बनाती हैं? मान लो हम एल्यूमिनियम का वायर ले रहे हैं, हम केबल ला रहे हैं घर में, तो एल्यूमिनियम जो होता है 3+ आयन बनाता है और अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ये सभी मान लो घटक कण एल्यूमिनियम के थे, देख रहे हो ना, सब घटक कण एल्यूमिनियम के हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम ने अपना धनावेश बना लिया, अर्थात सभी घटक कणों पर कैसा आवेश आ गया? कैसा आवेश आया जी? धनावेश आ गया। तार जितना लंबा होगा, जितने घटक कण होंगे, सब पर कैसा आवेश आया होगा? सब पर धनावेश आया होगा। अब चूंकि हमने इसमें रिक्तियां भी अभी पीछे पढ़ी हैं,
देखो बीच बीच में जो खाली स्थान बचे वही तो रिक्तियां हैं। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो तार से कूद के बाहर मेला घूमने नहीं चले जाते हैं, इसी बीच का जो खाली स्थान है उसी में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं ना, ये सब कहां पे रहेंगे, इन्हीं खाली स्थानों में रहेंगे। देख रहे हो, अब इनको तो खाली स्थान मिलता रहता है, ये कहीं भी घूमते रहेंगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, हमेशा चक्कर इसमें लगाते रहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं फिर भी अभी धारा नहीं बह रही है, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी चल रहे हैं इनकी कोई दिशा नहीं होती है, कौन किधर चल रहा है। ठीक है ना, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, कोई इधर चलता है, कोई उधर चलता है, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। लास्ट में जब इनका नेट आवेश निकालते हैं या नेट बल कहें तो निकालते हैं या नेट ऊर्जा कहें तो निकालते हैं, वो शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे को शून्य कर दिया। एक इधर से जा रहा था तो दूसरा उधर से आ गया, उसने उसको शून्य कर दिया। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसने उसको शून्य कर दिया। विपरीत दिशा में हो जाते हैं ना। अब जैसे तुम ही देख लो, इंटर कॉलेज में सब लोग पढ़ रहे हो, जब तक टीचर नहीं होता है क्लास में तब तक किसी को कोई दिशा दशा नहीं होती कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। कोई इधर से उधर उसको मार रहा है, कोई इधर से उधर मार रहा है, कोई यहाँ बैठ जाके वहां पे बात कर रहा है, कोई वहां से वहां बात कर रहा है। पूरे क्लास में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई शून्य होती है। एक दो लड़के पढ़ रहे हैं तो उसको 2-3 लगा दिए पीछे, तो वो भी जुट गए उसी में अपना। उसके बाद जो पढ़ रहे थे बेचारे, उनकी भी पढ़ाई लास्ट में कुल मिला के शून्य ही दिखाई दी। पढ़ने को तो वो किताब कॉपी खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान अगल बगल के झगड़े पे, बात पे है। लास्ट में उनसे पूछो क्या पढ़े, कुछ नहीं पता क्या पढ़े, पढ़ाई शून्य हो गई उनकी। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही टीचर प्रवेश करता है सब एक दिशा में बैठ जाते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हुई तो लास्ट में उस पढ़ाई का कुछ अर्थ निकलता है कि आज हमने कुछ पढ़ा। वही काम इनके साथ होता है। जो लाइट आती है ना, वो कोई लाइट नहीं आती कि लाइट निकाल के तुमको दे दे रहा है, वो समझ लो टीचर आता है क्लास में। ध्यान देना इस बात को, बस यही तुमको समझना है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लास के लड़के हैं, जो लाइट हम लोग लाते हैं या कहते हैं लाइट आ गई, वो एक प्रकार से क्लास में टीचर आता है। ठीक है, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को जब हम यहाँ पे लेके आते हैं, इस साइड से मान लो हमने ऊर्जा इसको देना प्रारंभ किया, तो जब हम इसमें ऊर्जा देंगे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो अभी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, जैसे सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, सभी एक व्यवस्थित क्रम में बैठ जाते हैं, अर्थात ये सभी इलेक्ट्रॉन एक व्यवस्थित क्रम में एक सीधी रेखा में अब चलने लगते हैं। तो सब लोग अब सीधी रेखा में चलने लगे, दिखाई दे रहा है। तो अब क्या नेट ऊर्जा शून्य हो पाएगी? सब तो एक ही दिशा में चलने लगे तो सब जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो सब जुड़ गया। किसी ने 2 दूनी 4 बताया, किसी ने 2 3 6 बताया, किसी ने 2 चौका 8 बताया। लास्ट में जाने के बाद कुल मिला के सब लोगों ने पढ़ लिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, सब लोग का जुड़ के पढ़ लिया। ठीक है, अभी पता चला टीचर नहीं होता, कोई 2 दूनी 4 बता रहा, तब तक कोई उसी में 2 दूनी 5 बता देता। बता देते नहीं बता देते, उल्टा पुल्टा करते ही सब, बस वही चीज इसमें होता है। तो अब देखो यहाँ पे अब नेट ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, अर्थात टीचर के आने से मतलब ऊर्जा देने से सभी इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करने लगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की गति एक सीधी रेखा में होने लगी, तुरंत ही उसके विपरीत दिशा में क्या शुरू हो जाता है? धारा प्रवाह शुरू हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण चलने लगते हैं। ठीक है, तो तार में इलेक्ट्रॉन गति हमेशा कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा की अनुपस्थिति में ये भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, कोई दिशा नहीं होती है। इसलिए इनका नेट ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, कोई धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। परंतु जब इनको ऊर्जा दी जाती है तब सभी उस ऊर्जा के कारण एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं। जैसे ही सीधी रेखा में गति होती है, उसके विपरीत दिशा में क्या शुरू हो जाता है? धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो धातुओं में धारा प्रवाह की यही कहानी होती है।
तो धातुएं सुचालक क्यों मानी गई, विद्युत धारा की अच्छी सुचालक क्यों मानी गई? क्योंकि धातुएं हमेशा क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने कहां पर रखती हैं, अंतराकाशीय स्थान में रखती हैं, जो गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं और धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना। तो धातुएं सुचालक क्यों हुई, क्योंकि उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और अपने द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अंतराकाशीय स्थान में रखती हैं, जो एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसकी गति के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये एक सामान्य तरीके से हमने इसको समझ लिया। अभी अचालक होगा, तो अचालक में ये हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए तब तो धारा का प्रवाह होना ही होना है। अचालक में क्या होता है, यही हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं। जब हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं तो ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो चलेगा कौन? टीचर आके क्लास में बैठ जाए, बच्चे हैं ही नहीं तो पढ़ेगा कौन? टीचर बोल के अपना चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो लिखते हैं आगे, कहां तक लिखे? तो इसमें हमने देख लिया सभी धातुएं अच्छी सुचालक होती हैं। तो धातु में अगर जो भी उदाहरण देना चाहते हो जैसे लिख सकते हो, जैसे Na मतलब सोडियम, Mg Cu अर्थात कॉपर, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम Al आदि। दूसरी हेडिंग लिखो, अचालक, दूसरी हेडिंग अचालक, ऐसे पदार्थ हो गया, जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत कम, कोष्ठक में लिखे ना नगण्य, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इनकी चालकता बहुत कम, कोष्ठक में नगण्य। और प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। हो गया। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। जो हमने चालक पढ़ा उसमें कहा चालकता बहुत अधिक, प्रतिरोधकता बहुत कम, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को चलने में कोई रोकने वाला यहाँ पे नहीं होता है। होता भी है उसकी प्रभावशीलता बहुत कम होती, ठीक है ना। जबकि
इसमें अचालक में क्या होता है, प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति संभव नहीं होती है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब वो प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे नहीं मतलब है, बस प्रतिरोध का अर्थ यही समझना है कि जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, लिखो। नीचे लिखेंगे, क्या लिखे? आगे लिखो, एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। सभी अधातुएं अचालक होती हैं, सभी अधातुएं अचालक होती हैं। सभी अधातुएं अचालक होती हैं। ग्रेफाइट इसका अपवाद है, ध्यान दिए रहना। ग्रेफाइट एक अधातु है, कार्बन का अपरूप है ना, फिर भी वो चालक होता है। पेंसिल देख लो, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगा होता है। पेंसिल दोनों तरफ से छील के बोर्ड में लगा के चेक कर लेना चालक है कि अचालक है। एक तरफ से पकड़ लेना, दूसरी तरफ से बोर्ड में लगा देना, ठीक है, तो पता चल जाएगा चालक है कि अचालक है। चलो आगे इसको कहां तक लिखे? सभी धातुएं अचालक होती हैं, इनकी चालकता की कोटि, इनकी चालकता की कोटि, इनकी चालकता की कोटि 10⁻⁻24 से 10⁻10 ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1 होती है, होती है। तीसरा नंबर हेडिंग लिखो, अर्धचालक। जैसे लिख लो, जैसे सल्फर, फास्फोरस, रबड़, रबड़, कॉमा हीरा, कॉमा लकड़ी, कॉमा कांच, कॉमा माइका, माइका, ये माइका ही है जो ऊपर परत लगी हुई है पेड़ में, ठीक है। इसके बाद कॉमा क्वार्टज, क्वार्टज। यहाँ इसको लोग सनमाइका बना दिया तो क्या किया जाए, क्या लिखे? क्वार्टज आदि। हो गया। तीसरी हेडिंग, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक हो गया। लिखो, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर अति अल्प धारा प्रवाह होता है, अति अल्प धारा प्रवाह होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। अति अल्प
धारा प्रवाह होता है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे लिखना है, इनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता। इनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता इनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता। हो गया? चालक और अचालक के बीच होती है। चालक और अचालक के बीच होती है। हो गया? अब लिखो नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट। अर्धचालकों की चालकता की कोटि अर्धचालकों की चालकता की कोटि 10⁻³ से 10⁴ ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1। 10⁻³ से 10⁴ ओम पे -1 इंटू मीटर पे -1 होती है। होती है। हो गया ना? ये ध्यान में रखना है। नीचे लिखेंगे, कुछ मुख्य अर्धचालक या कुछ अर्धचालक निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं। हो गया? निम्न प्रकार हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके कोष्ठक में लिख देना, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले। मतलब अर्धचालकों का जहां प्रयोग होता है वहां पे सामान्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही प्रयोग किया जाता है। अब तो कुछ केस में कार्बन को भी अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। हो गया? क्या लिखे? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम पुस्तक में लिख देना, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले। फिर कॉमा लिख लो, कॉमा सीरियस। सीरियस, सी स्मॉल डी कैपिटल एस, कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड, कॉमा GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड। हो गया? फिर InP, इंडियम फॉस्फाइड। आयन से इंडियम, उसके बाद P से फास्फोरस, इंडियम फॉस्फाइड आदि आदि। हो गया ना? अब देखो नीचे इंडिकेट पॉइंट, ठोसों के चालकता अचालकता। ठोसों की लिख सकते हो, चालकता अचालकता तथा अर्धचालकता की व्याख्या
ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर की जाती है। हो गया ना? अब लिखेंगे हेडिंग अप, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। अब इसके आधार पर इनकी व्याख्या पूछी जाती है, तो पहले हम थोड़ा सा ऊर्जा बैंड सिद्धांत जान लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत हो गया ना? अब देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है क्या? काम करो, लिख लो, आज समझाएंगे इसको कल, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा। लिखो, क्योंकि किसी ठोस के क्रिस्टल के निर्माण में, 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 हो गया, बहुत सारे परमाणुओं का योगदान होता है। बहुत सारे परमाणुओं का योगदान होता है। हो गया? अर्थात किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु, अर्थात किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु हो गया, पास पास आकर ठोस का निर्माण करते हैं। ठोस का निर्माण करते हैं। ठोस का निर्माण करते हैं। हो गया ना? इस प्रक्रिया में इन परमाणुओं की संगत कक्षाएं, जैसे तुमने देखा होगा, मान लो हमने एक सोडियम परमाणु लिया तो इसमें रहेगा 1s 2s 2p और 3s रहेगा ना इसमें। तो अगर ऐसे ही हम कई सारा सोडियम ले लें तो उसमें भी रहेगा 1s 2s 2p 3s, और ले लें सोडियम, इसमें भी रहेगा 1s 2s 2p 3s। ऐसे ही चाहे जितना चाहो, तो ठोस में तो बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों परमाणु है।
अरे अरब क्या उससे भी ऊपर है, 1 मोल लेते हैं तो उसमें 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु हो जाते हैं। ठीक है, तो अरब अरब तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत सारे हैं, इनकी संगत कक्षाएं क्या मिल रही हैं, 1s 2s 2p और 3s। दिखाई दे रहा है, ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, यही मिलकर अपना बैंड बना लेते हैं जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक इनको हम कल समझेंगे। तो संगत कक्षाएं जैसे जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 3p डॉट डॉट, 3s, 3p डॉट डॉट। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह सोडियम ही रहेगा ना, बहुत सारे हो सकते हैं। 3s 3p डॉट डॉट हो गया। आपस में अतिव्यापित होकर, आपस में अतिव्यापित होकर, आपस में अतिव्यापित होकर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। हो गया। ये ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर इतने निकट तथा संख्या में इतने अधिक, तथा संख्या में इतने अधिक होते हैं कि सभी ऊर्जा स्तर की कक्षाएं, सभी ऊर्जा स्तर की कक्षाएं सभी ऊर्जा स्तर की कक्षाएं एक सतत ऊर्जा बैंड का निर्माण कर लेती हैं। सभी ऊर्जा स्तर की कक्षाएं एक सतत ऊर्जा बैंड का निर्माण, एक सतत ऊर्जा बैंड का निर्माण कर लेती हैं, कर लेती हैं। कर लेती हैं। अतः काली पेन से आगे लिख लेना, किसी ठोस में प्रत्येक ऊर्जा स्तर के प्रत्येक ऊर्जा स्तर के ऊर्जा बैंडों के निर्माण की प्रक्रिया को ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहते हैं। हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत में यही हमको समझाया जाएगा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। कल हम लोग एक चित्र के द्वारा इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, बस मुख्य सार इसका यही है, निष्कर्ष इसका यही है
कि ठोसों में जो ऊर्जा बैंड बनता है किस प्रकार से बनता है, इसी को समझना ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो चलो बाकी चीजें अब कल होंगी।